दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क से गुजर रही एक महिला पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। पिटबुल के इस हमले में वो महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया कि पिटबुल ने उस पर तब हमला किया जब सुबह के वक्त सड़क से गुजर रही थी। पिटबुल के हमले से वो महिला सड़क पर गिर गई, जिसके बाद कुत्ते ने उसे कई बार काट लिया। 7 बजे मैं रोड से जा रही हूँ ना, कुत्ते सीधा आके मेरे शरीर में गिरा था। बाद में महिला की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी जान बचाई, लेकिन तब तक पिटबुल नस्ल के उस कुत्ते ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। बाद में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। महिला का आरोप है कि कुत्ते की मालकिन और मालिक ने इशारा करके उस पर ये हमला कराया है। फिलहाल पुलिस ने महिला की तहरीर पर कुत्ता पालने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पिछले ही दिनों लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने अपनी मालकिन पर हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया था। ताइवान पर खिंची तलवारों के बीच नेपाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। चीन के जाल में फंसे नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि उनका देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन उनका यह बयान अमेरिका को नाराज करने वाला है। खासतौर पर तब जब अमेरिका पहले से नेपाल को होशियार कर रहा था। नेपाल के विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब वो चीन के दौरे पर थे। चीन के विदेश मंत्री से मिलने के बाद उनके तेवर ही बदल गए। नेपाल ने साफ कर दिया कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन के लिए शायद नेपाल का ये समर्थन इस वक्त काफी अहम था। भारत के अलावा चीन के जितने भी पड़ोसी हैं वो उन सब के समर्थन का दावा कर चुका है। मतलब ये कि वो अमेरिका और पूरी दुनिया को ये बताने में लगा है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, और इसी मकसद से चीन ने नेपाल को भी अपने जाल में फंसा लिया। जबकि नेपाल के विदेश मंत्री के चीन जाने से पहले ही अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। साफ हो गया था कि नेपाल के सामने चीन और अमेरिका में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, और बड़ी बात यह है कि नेपाल ने अमेरिका और चीन में एक को चुन लिया। नेपाल ने अमेरिका को नाराज कर दिया। हालांकि इसकी वजह भी साफ हो गई। पता चला कि अलग अलग योजनाओं के लिए नेपाल को चीन 1,500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। सड़क और शिक्षा के अलावा टूरिज्म बढ़ाने पर भी कई समझौते चीन और नेपाल के बीच होने की खबर आई। यह भी पता चला कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को फ्री वैक्सीन और कई मेडिकल उपकरण देने का भी वादा किया गया। लेकिन चीन को क्या मिला वो भी अहम है। चीन दावा कर रहा है कि दुनिया के 160 देश अब वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, और इन 160 देशों में दुनिया की 80% आबादी है। मतलब यह कि दुनिया को चीन बता रहा है कि ताइवान पर दुनिया की 80% आबादी चीन के साथ है। यानी ताइवान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पलड़ा कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देने का सीधा मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का विरोध। ताइवान पर तनाव में अभी रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। एक तरफ चीन लगातार मिसाइलें दागने का अभ्यास कर रहा है, अमेरिका की फौज अलर्ट मोड पर है और बस इशारे के इंतजार में है। दूसरी तरफ ताइवान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, जबकि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसकी दोस्ती अब तक चीन और अमेरिका दोनों से रही है। अमेरिका से नाराजगी मोल लेने की कोई वजह नेपाल के पास नहीं थी, लेकिन चीन से मिले चंदे ने नेपाल की सरकार के तेवर बदल दिए। इसीलिए अब नेपाल की तुलना सीधा इमरान खान से होने लगी है, जो यूक्रेन में जंग छिड़ने के वक्त मॉस्को में थे। मॉस्को पहुंचने के पीछे उनका इरादा और मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन पुतिन के साथ उनकी मुलाकात ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान की पुतिन से मुलाकात का दिन 24 फरवरी था, वही दिन जब यूक्रेन में पुतिन की फौजें दाखिल हुई थी। दुनिया के सामने जब इमरान और पुतिन की तस्वीर आई तो साफ हो गया कि पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। हालांकि बाद में इमरान खान की कुर्सी भी चली गई। अब नेपाल की सरकार के साथ भी हालात कुछ अलग नहीं है। नेपाल की सरकार को जब अमेरिका के राजनयिकों की तरफ से सख्त संदेश मिला तो नेपाल ने भी सफाई दी। नेपाल का कहना यह है कि विदेश मंत्री का चीन दौरा तो पहले से तय था। जब नैन्सी पेलोसी के दौरे की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, तभी मुलाकात तय हो चुकी थी। मतलब ये कि अमेरिका और चीन की ताजा तनातनी से नेपाल का लेना देना नहीं है। लेकिन चीन में जब नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया तो सफाई की भी सारी गुंजाइश खत्म हो गई। साफ है कि श्रीलंका के बाद चीन का अगला टारगेट नेपाल हो सकता है, जिसे वो अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर चुका है। इधर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई। खबर है कि नीतीश सरकार में नए मंत्री मंगलवार को शपथ ले सकते हैं, जबकि 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित किए जाने की संभावना है। चर्चा है कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव के अलावा भाई वीरेंद्र और कुमार सर्वजीत मंत्री बन सकते हैं, जबकि जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, तो कांग्रेस से शकील अहमद खान और मदन मोहन झा समेत कई नेताओं के नाम रेस में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले तेजस्वी यादव को जेड स्तर की सुरक्षा दी गई।
उधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में कई गाड़ियां डूब गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भारी बारिश के बाद शहर के एक पुल के नीचे से पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया, जबकि कुछ गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं। बताया गया कि कार सवार लोग पिकनिक मनाने के लिए पुल के नीचे गए थे, लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इतनी बारिश हुई कि कुछ गाड़ियां सैलाब में डूब गई और जो बच गई उन्हें निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। वीडियो में कई लोग मिलकर एक सफेद रंग की कार को बाहर की तरफ खींचते दिखाई दिए। कार को बाहर निकालने के लिए उसे रस्सी से बांधा गया था। इसके बाद कुछ लोग कार को पीछे से धक्का दे रहे थे। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद इलाके के लोगों ने एक एक कर पानी में फंसी कारों को बाहर निकाल लिया। 15 अगस्त से पहले सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में उरी जैसे हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वहां आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए आए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जो एक बार फिर उरी जैसा हमला करके देश को दहलाने आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम दे पाते, उनका काम तमाम कर दिया गया। राजौरी में इन 2 आतंकियों को मार गिराने को बड़ी कामयाबी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के हमले को अंजाम देने ये दोनों आए थे, अगर उसमें कामयाब हो जाते तो ये 15 अगस्त से पहले देश के लिए एक बड़ा झटका होता। बताया गया कि इन आतंकियों को साल 2016 में उरी के आर्मी कैंप पर हुए हमले जैसी घटना को अंजाम देने के लिए ही भेजा गया था। और अगर राजौरी के आर्मी कैंप में तैनात जवान ने चौकसी नहीं बरती होती तो ऐसा हो भी जाता, क्योंकि सेना के मुताबिक दोनों आतंकी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी के साथ आए थे और राजौरी से करीब 25 किलोमीटर दूर दरहाल इलाके के परगल में बने सेना के कैंप तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद दोनों आतंकियों ने कैंप में लगी बाढ़ को पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जवान ने दोनों को देख लिया। जैसे ही आतंकियों को इसकी भनक लगी कि वो सबकी नजरों में आ गए हैं, उन्होंने कैंप की तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया और वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की तरफ से भी हुई भारी फायरिंग में दोनों आतंकी मारे गए। हालांकि मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए, लेकिन देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। बताया गया कि राजौरी के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला करने आए दोनों आतंकी उस पूरे इलाके की कई दिनों से रेकी कर रहे थे, जिसका सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि 2 दिन पहले के इस वीडियो में दोनों आतंकी दिखाई दिए थे। आतंकियों की मौजूदगी कुछ दिन पहले हो चुकी थी, इनपुट्स मिल चुके थे कि इस इलाके में आतंकी आ सकते हैं। राजौरी के दरहाल बाजार में घूमते आतंकियों के पास AK-47 राइफल होने का भी दावा किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा बल को ये खुफिया जानकारी भी मिली थी कि आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप उस इलाके में मौजूद हैं, जिनमें 2 आतंकियों को कैंप पर हमले के दौरान मार गिराया गया, जो उरी जैसा हमला करने आए थे। असल में 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों ने वहां बने सेना के मुख्यालय में घुसकर सो रहे जवानों पर हमला किया था। उस आतंकी हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके 10 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके POK में बने आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए थे। इधर महंगाई पर कांग्रेस अगले हफ्ते चौपाल करेगी। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर 17 अगस्त से देश भर में चौपाल का आयोजन करेगी। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सोनिया विहार से 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश जाकिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन जल्द ही डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेल सकते हैं। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में NOC के लिए आवेदन किया है। उधर हिमाचल के मंडी जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, क्योंकि चारों तरफ से बर्बादी के वीडियो सामने आ रहे हैं। निचले इलाकों में इतना पानी भरा है कि सड़कें डूब गई हैं और कारें पानी में तैरती नजर आई, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस बीच भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके बाद पंडोह डैम से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। जबकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह जमीन धंसने से मलबा सड़क पर आ गया और वॉल्वो बस समेत एक ट्रक इन पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वहीं बाढ़ के खतरे के बीच बिजली के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। बताया गया कि मंडी में बारिश की वजह से 500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं और 84 सड़कें भी बंद हो गई हैं। टोटल लॉस जो है वो 177 करोड़ का है। इस बीच मौसम विभाग ने मंडी जिले में अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद लोगों से उफान पर बह रही नदियों से दूर रहने की अपील की गई है।